नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिस पे हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी पूरा थ्योरी बेस में। ठीक है, आज हम लोग की क्लास रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये क्लास नंबर है 8। ठीक, 8वें नंबर की क्लास है। इसके पहले 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने ना देखी हो, देख लेना है एक बार, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं, वो मैं मतलब पूरा प्लान जो है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक चीज़ और, कुछ लोग कह रहे थे रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो एक चीज़ बता दें, रेगुलर थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है अभी। और जैसे ही 1-2 दिन में रेगुलर होगा तो मैं आपको ज़्यादातर वीडियो दे दूंगा, या लॉन्ग वीडियो थोड़े से। ठीक है ना, लॉन्ग वीडियो का मतलब है 1.5-2 घंटे की वीडियो, बस यही है मेरे लिए लॉन्ग। ठीक है, 1.5-2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, और टॉपिक वाइज टॉपिक बाद में क्या होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं चीज़ों को कवर कर दूंगा। जैसे टॉपिक वाइज कैसे, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो उनको लेते लेते मुश्किल से 4 या 5 क्लास में एनवायरनमेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब वो भी डिटेल्ड में, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से या घटना चक्र केवल पढ़ा दिया, वो नहीं। एनवायरनमेंट का मतलब है कि पूरा टॉपिक, जितने भी इसमें प्रोग्राम हुए हैं एनवायरनमेंट में आज तक, उन सभी का कवर करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से। साइंस में, फिजिक्स में मुश्किल से 2 क्लास बची हुई है, साइंस आपकी फिजिक्स की खत्म है। ठीक, उसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले मैंने उठाया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कवर करेंगे। पॉलिटी की बात रही तो पॉलिटी मैंने पीवाईक्यू के तौर पर पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ाई उसमें, लेकिन पीवाईक्यू मैंने इतने बेहतरीन तरीके से कवर किया है, अगर आपने थ्योरी हल्की से भी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो काफ़ी चीज़ें कवर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो उनको आप रिवीजन करते रहिए। मैंने पहले बोला कि आरओ या यूपीपीसीएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जिस पे मैंने 40,000 एमसीक्यू कवर करवाए थे, इनको आप कायदे से रिवीजन कर लोगे तो ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो खैर चलिए आज अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए हम लोग समाज सुधारों की बात कर रहे थे, और हमने आर्य समाज, फिर हो गया एक ब्रह्म समाज, है ना, फिर हो गया रामकृष्ण परमहंस, के बारे में हो गया, फिर वेद समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल समाज या थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ कवर हो गया है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। बशर्ते इनको पढ़ो और एक बार घटना चक्र या पीवाईक्यू लगा लेना, बस काम खत्म है। ठीक, यहाँ से मैंने पूरी स्टोरी टेलिंग कर दी है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग जो समाज सुधार बचे हुए हैं, समाज सुधारक कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, उनको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है ये। ठीक, 100% आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ से कई लोगों को दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आ रहा, तो अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू, और आज पूरा समाप्त करना है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन ये क्या चीज है? यंग बंगाल आंदोलन देखिएगा, सबसे पहले कि यंग बंगाल आंदोलन कब चला, तो ये चला था 1828 ईस्वी के करीब। किसने चलाया था, तो ये चलाया था हेनरी विवियन या विवियन है यार, रुको, डेरोजियो, या कहीं कहीं नाम केवल हेनरी डेरोजियो लिख के आता है, तो इसको हटा दो, ज़्यादा लंबा नाम हो जाएगा, याद वाद हो नहीं पाएगा। ठीक है, हेनरी डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन को चलाया किसने था? हेनरी डेरोजियो ने। कब? 1828 में। क्यों भाई? सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों चलाया था इसको।
तो समझिएगा यहां से क्या क्या पूछा जाता है, क्यों चलाया गया। तो इसके कई सारे कारण थे, जैसे समाज सुधारों के लिए चलाया गया। क्यों चलाया गया? समाज सुधारक के लिए, क्योंकि समाज सुधार पढ़ रहे हैं तो समाज सुधारक के लिए। क्या क्या किया समाज सुधारक के चलते? बंग हित सभा की स्थापना की। किसने? हेनरी डोरोजियो ने। क्यों? यंग बंगाल आंदोलन चलाया था समाज सुधारक के लिए, इसी वजह से कई सारी संस्थाओं की स्थापना की, जैसे बंगहित सभा। एक था डिबेटिंग क्लब, कई बार आ चुका है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डेरोजियो ने की थी, यंग बंगाल आंदोलन के चलते। ठीक, तो ये कुछ स्थापना हुई। और एग्जैक्टली अगर चलाया क्यों किया, ये अगर पूछा जाए आपसे तो देख लिएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कई कारण थे। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता। आपने को प्रेस पढ़ना है, भी प्रेस हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जमींदारों के अत्याचारों, जमींदारों के अत्याचारों की रक्षा के लिए, जमींदारों के अत्याचारों की रक्षा के लिए, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, जमींदारों के अत्याचारों की रक्षा के लिए। होता क्या था कि जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, जो जमींदार थे, जमींदार किसानों से टैक्स लिया करते थे और ये जमींदार टैक्स जो है कलेक्ट करके अंग्रेजों को दिया करते थे। लेकिन बीच में हुआ क्या कि जमींदारों ने, देखो अंग्रेजों ने जमींदारों के खिलाफ, सॉरी अंग्रेज और जमींदार के मध्य जो टैक्स का बंटवारा था वो फिक्स था। लेकिन जमींदार क्या करते थे, मान लो 10% टैक्स है, 10% टैक्स अंग्रेजों को देना है, लेकिन जमींदार किसानों से 20 लेते थे और 10 देते थे और 10 खुद रखते थे। तो इस वजह से पूरा शोषण जो हो रहा था किसानों के साथ हो रहा था। ठीक, तभी आगे जाके जो रैयत वाली महल वाली व्यवस्था आई थी, तो वो आगे हम लोग देखेंगे क्या था। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया था? हेनरी डोरोजियो ने चलाया था। ये चलाने के बाद कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की थी? तो ध्यान रखना, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक है। और डेरोजियो ने, हेनरी डेरोजियो ने ही क्या किया था? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र भी चलाया था। दैनिक पत्र भी, दैनिक पत्र का भी संपादन किया था, संपादन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया नामक पत्र किसने चलाया था, दैनिक पत्र, तो हेनरी डेरोजियो ने ही चलाया था, ठीक है। आगे बात करें थोड़ा सा। अच्छा, अगर पूछा जाए चलाया कहाँ गया, तो नाम से ही पता चल रहा है, यंग बंगाल आंदोलन, तो भाई बंगाल में ही चलाया गया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये तो लॉजिक वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ध्यान देना। महाराष्ट्र तक भी फैला ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बंगाल तक ही सीमित था। तो यहीं पर लिख लेंगे कि इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल के बाहर भी हुआ, बंगाल के बाहर भी हुआ। 1834 में इतना बाहर हो गया, इतना भयानक तरीके से फैल गया ये आंदोलन समाज सुधारक के लिए, कि 1834 में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। इसी के अंतर्गत एल्फिस्टन, एक मिनट रुकिएगा, एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना की गई। कहां? महाराष्ट्र में। तो पूछा जाता है एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र में किस आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? तो यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे आंदोलन थे जिनको हम लोग देख लें एक बार फटाफट से। तो ये हो गया। इसके बाद एक देखेंगे लोकहितवादी, लोकहितवादी, ये क्या था लोकहितवादी? तो महाराष्ट्र में समझिएगा, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले
पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे। करने वाले गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। समझिएगा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली चीज तो जो लोकहितवादी है ये कहा किसे जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। यहां से एक बार प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से गोपाल हरि देशमुख का अन्य नाम भी है या अन्य उपाधि भी है, तो लोकहितवादी। अब ऑप्शन में क्या क्या आते हैं देखो समझो, गोपाल हरि देशमुख और एक है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं लोकहितवादी कि गोपाल हरि देशमुख हैं। तो ध्यान रखना गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो समाज सुधार आंदोलन चला था महाराष्ट्र में, उसको किसने चलाया था, उसके लिए फेमस है गोपाल हरि देशमुख, इसी वजह से इनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं तो उन पत्रिकाओं को देखेंगे क्योंकि पत्रिकाओं से प्रश्न आते हैं। तो गोपाल हरि देशमुख या लोकहितवादी, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इन्होंने दो पत्रिका चलाई थी खासकर जो आपसे अक्सर पूछी जाती है 1948 में। 1948 में चलाई थी, नाम क्या था, प्रभाकर। बहुत बार आया है प्रभाकर किसकी पत्रिका है, तो प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका चलाई थी। क्या चलाई थी, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। एक 1878 के करीब चलाई थी इन्होंने गीता तत्व, गीता तत्व और सुभाषित, ये दो हैं, गीता तत्व और सुभाषित, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। तो गीता तत्व, सुभाषित और प्रभाकर, इनका संपादन, इनकी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब कब, 1848 में, 1878 में। अब क्रम लगा के आ जाए कि इनका प्रभाकर पहले आई थी, गीता तत्व पहले आई थी, ध्यान रखना गीता तत्व बाद में आई थी, प्रभाकर पहले आई थी, ठीक है। इसके बाद अगला देखें, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, ठीक है, छोटे छोटे हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। क्या पूछेगा यहाँ पे, पूछेगा पहले बताओ तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की। तो परमहंस मंडली से वहां मत पहुंच जाना, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, वही आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की। किसके सहयोग से, परमहंस मंडली में सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी कौन कौन थे, तो दादोबा पांडुरंग, इनके भाई दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जाम्बेकर शास्त्री। दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जाम्बेकर शास्त्री, ये 3 सहयोगी थे और आत्माराम पांडुरंग मुख्य थे जिन्होंने स्थापना की थी। क्या आएगा, क्वेश्चन आता है कि परमहंस मंडली के स्थापना में निम्नलिखित में से किसका सहयोग नहीं था। तो ये 4 टोटल थे, आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री, ठीक है। तो ये बता देना है, काम खत्म। आगे चले, आगे थोड़े से और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आगे कुछ, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, समझिएगा। देखिए ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना, ये सभी हालांकि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीच बीच वाले हैं, लेकिन मैं इसको अलग से कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से कंफ्यूजन मत होना। पहली बात तो इसकी स्थापना
1907 में हुई। अब कहोगे 1907 तो बहुत आगे है, 1907 के पहले तो बंगाल विभाजन भी हो गया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, ये सभी जितने भी उस समय के आंदोलन हुए थे 19वीं सदी के, तो उनको कलेक्ट करके अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो स्टोरी चलेगी वो अलग चलेगी, ठीक, जिससे कि दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी, बस, और कोई मतलब नहीं है। देखिए, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, पहले तो ये बताओ। इसकी स्थापना की वीडी सावरकर ने। सावरकर, वीडी सावरकर। कब की? 1907 में की। कहां? महाराष्ट्र में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआती दौर में जो इसका नाम था, शुरू में इसका नाम हिंदू सभा था। क्या था? हिंदू सभा। समझिएगा, शुरुआत में अखिल भारतीय नहीं था, केवल हिंदू सभा थी, हिंदू सभा। क्यों स्थापना हुई थी? स्थापना क्यों हुई थी? तो मुस्लिम लीग के विरोध में, मुस्लिम लीग के विरोध में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, समझिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, देश के हिंदू महासभा के जितने भी लोग थे, नेता थे, क्रांतिकारी थे, राजा महाराजा थे, उनकी एक सभा बुलाई गई। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? सभा बुलाई। सभा बुलाई कहां पर? हरिद्वार में। सभा कहां बुलाई थी? हरिद्वार में। तो कौन कौन इस सभा में आया था? इस सभा में कौन कौन आया था? इस सभा में आए थे नेता, जितने क्रांतिकारी थे ज्यादातर, फिर देसी राजा रजवाड़ा के लोग थे, देसी रियासत, ठीक है। तो इतने लोग इस सभा में शामिल हुए थे। ये सभा बुलाई कब गई थी? 1915 में। देखो, 1907 में बनी थी हिंदू सभा, लेकिन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है। इसी दिन, समझिएगा, जब सभा बुलाई गई तो हुआ क्या? इसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर उसी को परिवर्तित करके, जो कि हिंदू महासभा थी, उसी को परिवर्तित करके अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किसने किया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। लेकिन अगर पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में नहीं है, तब आप टिक करोगे बीडी सावरकर। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि बीडी सावरकर ने पहले स्थापना की थी हिंदू सभा के रूप में। फिर इसी का जब राष्ट्रीय रूप निकाला गया, राष्ट्रीय रूप में इसको ढाला गया मीटिंग करके पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तब नाम रख दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा बन तो गई, अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के? तो आप बोलोगे कि प्रथम अध्यक्ष तो वही होंगे ना जिन्होंने स्थापना की, पंडित मदन मोहन मालवीय। गलत। प्रथम अध्यक्ष इनके थे मनीन्द्र चंद्र नंदी, मनीन्द्र चंद्र नंदी, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो खूब है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, तो वही इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रथम अध्यक्ष मनीन्द्र चंद्र नंदी थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेंगे। जो द्वितीय अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे?
तब थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो गया, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया यहाँ पे, रिपीट कर देंगे लास्ट में एक बार। ठीक, आगे बात करें। अगला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों अगला इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले में कुछ ज़्यादा हम लोगों को बातें करनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ठीक ठाक पूछ लिया जाते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन में एक ही नाम जो कायदे से पढ़ना है अपने को, अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खां। ठीक, देखिए, तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो चला, तो इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कांग्रेस के विरोधी भी थे। ठीक, तो सर सैयद अहमद खां ने क्या किया, मैं थोड़ा कुछ चीज़ें ओरली बोलूंगा, जो फैक्ट है वो लिख दूंगा। देखो, इन्होंने क्या किया कि 1857 के क्रांति के समय ये कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों में जो कुरीतियां थीं, इनको दूर करना चाहते थे कि मुसलमान थोड़ा सा आगे बढ़ें और ये कुरीतियां दूर हो। कैसे दूर होंगी? इंग्लिश शिक्षा देंगे तब दूर होंगी, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने अपने विचारों को प्रचार करने के लिए कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे एक 1870 में लिखी थी तहजीब उल अखलाक, फारसी भाषा में। ठीक है, 1857 पे भी लिखी असबाब ए बगावत हिंद, काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो इन फैक्ट को थोड़ा सा लिखते हैं अपने को। 1870 में इन्होंने ही, सर सैयद अहमद खां की बात हो रही है, फारसी भाषा में एक पत्रिका निकाली। कब? 1870 में। नाम बताओ? तहजीब उल अखलाक। ठीक है, 1857 क्रांति पर सर सैयद अहमद खां की एक पुस्तक है जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद काफ़ी बार आ चुकी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1864 में, समझिएगा, गाजीपुर, जहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है शायद। ठीक है, बता देना एक बार। तो गाजीपुर में क्या किया इन्होंने? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ? गाजीपुर में। पूछा क्या जाता है आपसे? पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पहली बात तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। कहाँ की थी? गाजीपुर में। कब? 1864 में। इस साइंटिफिक सोसाइटी का बाद में हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? स्थापना तो गाजीपुर में हुई, बाद में जो हेडक्वार्टर बना था वो बना था अलीगढ़, मतलब अलीगढ़ में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था बाद में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े बन जाते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? गाजीपुर में। हेडक्वार्टर कहाँ था? अलीगढ़ में। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने क्या किया? 1875 में महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पे अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, तो पहली बात तो 1800, समझिएगा एक मिनट, अलीगढ़ स्कूल
ये अलीगढ़ स्कूल जो है इसी का 1877 में नाम क्या रखा इन्होंने भाई, 1875 में हुआ कि चलो ठीक है स्कूल को बनाएंगे, तो 1877 तक बना, इसका नाम रखा मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में की गई। अब इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा कि इस कॉलेज, अब बात हो रही किसकी, मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हो रही है, ठीक है, तो वही लिख रहा हूं, इस कॉलेज का शिलान्यास किसने किया था? इस कॉलेज के लिए भूमिदान किसने की थी? इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, इसके बारे में थोड़ा देखें। तो देखो, इस कॉलेज को जैसे मैंने बताया कि महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ पर इसको बनाया गया था 1875 में। 1877 में इसका नाम मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। इसके लिए जो पहला शिलान्यास किया था, तो इस समय 1877 में कौन है गवर्नर जनरल? जी, तो लॉर्ड लिट्टन, जिन्होंने, लॉर्ड लिट्टन ने ही समाचार पत्र के लिए काफी कठिन कानून बनाए थे। ठीक है, तो अब भूमिदान किसने किया था? भूमिदान विलियम म्योर, विलियम म्योर ने भूमिदान किया था। प्रथम प्रिंसिपल कौन था? थियोडर बैक, थियोडर बैक। ठीक है, इसी कॉलेज का नाम बदल के 1920 में क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब रखा गया? 1920 में। कभी कभी आ जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस कब हुई, समझिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1877 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1875 में, या ऑप्शन डी 1890 में। अब कंफ्यूजन है कि भाई स्थापना तो 1877 में हुई थी, लेकिन शुरुआत 1875 में हुई थी, लेकिन 1920 भी पढ़ा है। तो ध्यान रखना, ऐसे जब भी सिचुएशन आ जाए तो क्या दिया है एएमयू, अगर दिया होता और एंग्लो ओरिएंटल मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तब हम करते 1877, लेकिन यहाँ दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो नाम रखा गया, जो स्थापना हुई, वो 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। जैसे जैसे एक एग्जांपल और लें कि आपने पढ़ा होगा बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1878 में हुई, 1915 में हुई, 1916 में हुई, या 1920 में हुई? तो बीएचयू की स्थापना हालांकि शुरुआत में एनी बेसेंट ने कर दी थी 1878 में, लेकिन फिर बीएचयू नाम जब रखा गया तो वो 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा रखा गया। तो ऑप्शन सी ही ठीक होगा ना यहाँ पे, क्योंकि नाम देखो बीएचयू है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दे देना है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ लेना, नोट कर लेना। आगे चले। देखिए, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने दो काम और किए। क्या? पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पीरी मुरीदी प्रथा समाप्त की। ठीक है, कोई होती होगी जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं ज़्यादा। पीरी मुरीदी, समझिए कि पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और कुरान पर टीका लिखना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है। कुरान पर टीका लिखना किसने शुरू किया? टीका लिखना शुरू किया, तो कुरान पर टीका लिखना शुरू किया सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ये दो पॉइंट इनके बारे में और ध्यान रख लेना है। आगे देखें, आगे देखें और क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के विरोध में, और सर सैयद अहमद खान भी कांग्रेस के विरोध में थे। तो सर सैयद अहमद
खां 1889 में कांग्रेस के विरोध में, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे लाइन जो मैं लिख रहा हूं, विरोध में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। आप समझिए क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक संस्था की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये संस्था की स्थापना क्यों की गई? कांग्रेस के विरोध में, मतलब कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, तो उसी के विरोध में एक संस्था और स्थापित कर दी सर सैयद अहमद खान ने, जिसका नाम ये रखा गया। आरो यारो 2017 शायद ये प्रश्न आ चुका है। क्या प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? तो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से की गई थी। ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट पॉइंट लिख लें, समाप्त करते हैं इसको, कि सर अहमद खां इसकी मृत्यु के बाद, आंदोलन का नेतृत्व, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व संभाला। किसने संभाला था? नवाब मोहसिनुल मुल्क। कौन था? नवाब मोहसिनुल मुल्क ने संभाला था। ठीक है, बस समाप्त हो गया भैया, इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे आंदोलन और हैं। जैसे एक मैं लिखता हूं, अहमदिया आंदोलन। ठीक, छोटे छोटे हैं, इनको फटाफट से देख ले। तो पहली बात है, इसको 1889 में ही चलाया गया था। किसने चलाया था? मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा। कहाँ चलाया गया था? गुरदासपुर पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि मिर्जा गुलाब अहमद ने स्वयं को ईश्वर का पैगंबर बताया है। समझिएगा, मिर्जा गुलाब अहमद ने स्वयं को ईश्वर का पैगंबर बताया। ठीक है, ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? कि ईश्वर का अभिशाप वो कहता था तमुजिन बोले तो चंगेज खां। तो चंगेज खां ने स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहा था और ईश्वर का पैगंबर मिर्जा गुलाब अहमद ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन कब चला? 1866 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां? सहारनपुर यूपी आपने पढ़ा है तो ये आंदोलन बहुत बार आ चुका है। बहुत ही सिंपल आता है कि देवबंद आंदोलन कब चला? 1866 में। कहाँ चला? देवबंद आंदोलन सहारनपुर में। या ऐसे ही आ जाएगा मिलान करने को, एक तरफ देवबंद और एक तरफ कुछ और आ जाएगा, मिलान करना रहेगा सहारनपुर में। ठीक है, तो ये कुछ आ जाती हैं, जैसे बुलंदी बाग पटना में है, देवबंद सहारनपुर में है ना। तो इस प्रकार से थोड़ी चीजें आ जाती हैं। क्या क्यों चलाया गया था? तो कुरान की शिक्षा का प्रसार करने के लिए। ठीक है, किसने चलाया था?
मोहम्मद कासिम ननौतवी और अहमद गगोही। अहमद गगोही, मोहम्मद कासिम ननौतवी और अहमद गगोही ने देवबंद आंदोलन चलाया था 1866 में सहारनपुर में। क्यों चलाया था? कुरान की शिक्षा के प्रसार के लिए। कुरान शिक्षा प्रसार हेतु, बस ठीक है। अब फटाफट से कुछ और बचे हैं एक दो, उसको फटाफट से निपटा दें। एक ही है शायद अब तो मुझे याद आ रहा है। रह नुमाए माजदायासन, दायासन, रहनुमाए माजदायासन सभा। ये एक पारसी आंदोलन था पहली चीज। और पारसी आंदोलन में एक ही नाम इंपॉर्टेंट याद आ जाना चाहिए आपको, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने चलाया था, इंपॉर्टेंट, 1851 में मुंबई में। मुंबई में, ठीक है। इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे और जे बी वाचा, जे बी वाचा भी थे, एच एस बंगाली भी थे। एच एस बंगाली, ये प्रमुख नाम मिलते हैं इनमें, एच एस बंगाली, ठीक है। तो रहनुमाए माजदायासन, क्या बोलते हैं, रहनुमाए माजदायासन सभा। अभी तक जो इंपॉर्टेंट एक दो प्रश्न आए यहाँ से वो मिलान में आए हैं, ठीक है। एक तरफ रहनुमाए माजदायासन सभा और एक तरफ नाम, तो नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, मिलान करना था बस, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, बस एक चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि इसी सभा ने या इसी पारसी आंदोलन ने एक प्रकाशन किया था पत्रिका का गुजराती में। ऐसे लिखें कि इस सभा ने गुजराती में एक पत्र का संपादन किया था। उस पत्र का नाम था रास्त गोफ्तार। क्या था? रास्त गोफ्तार। ये पूछा जाता है, ठीक है। रास्त गोफ्तार ये पूछा जाता है कि ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये रहनुमाए माजदायासन सभा से संबंधित है, जो कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में चला था। कहाँ? 1851 में और मुंबई में, ठीक है। तो यहां तक हमको नहीं लगता कोई भी समस्या होगी। जो भी जितने भी आंदोलन थे बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा देख लेते हैं, कुछ समाज सुधार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहां से आ जाए तो गलत ना हो। सती प्रथा समझना है। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? थोड़ा सा हिस्ट्री भी लेकर चले तो ये उल्लेख मिलता है, आपको याद होगा, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख 510 ईस्वी। एरण अभिलेख है किसका? ये है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त को ही भानुगुप्त कहते हैं, कहीं कहीं भानुगुप्त आ जाएगा तो कंफ्यूजन मत होना, भानुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य मत ले लेना, वो कौटिल्य चाणक्य नहीं, वो नहीं है, ठीक है। गुप्त वंश का है शासक विष्णुगुप्त या भानुगुप्त, 510 ईस्वी। स्कंदगुप्त के बाद, ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त। तो इसमें क्या है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा के बारे में जो मुझे याद आ रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रोक लगाई थी। जो पुर्तगाली आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहले वास्को डी गामा, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने रोक लगाई किस पर? सती प्रथा पर रोक लगाई। ये अपने क्षेत्रीय रोक लगाई थी, ठीक है ना, गोवा वाले क्षेत्र में जहां आया था उसने रोक लगाई थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड
विलियम बेटिंग ने मिलकर 1829 में सती प्रथा समाप्त किया। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूं आपको, क्लियर है। उसके बाद बात कर लें, एक अगले पेज पे बात कर लें, दास प्रथा। उल्लेख कौटिल्य, मौर्यवंश, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगस्थनीज भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख मिलता ही नहीं है। इंडिका में दास प्रथा के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें कि FST, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। हेनरी इलियट के द्वारा बोला गया था फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर। इसने एक विभाग बनाया था, एक विभाग बनाया था जिसका नाम है दीवाने, समझिएगा मैं नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं तो कहीं लिख लेना है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया, दीवाने बगदान, दीवाने बगदान, दासों का विभाग कहा जाता था इसको। ये एक दास विभाग था। ठीक है, तो इसने एक दास विभाग बनवाया था। ठीक, उसके बाद मुगल वंश में अकबर के समय में आते हैं, तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध क्रम से पढ़ा होगा, 1562, 63, 64। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, ये समाप्त किया था अकबर ने क्रम से। ठीक है, 1562, 63, 64 में। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो के काल में 1833, ऐसे लिखें, पूरा लिखें, आपने पढ़ा है 1833 का एक्ट, एक्ट 1833, 1813 का अधिनियम, 1833 का, 1892 का, 1853 का, है ना। तो 1833 के एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई या प्रतिबंध लगाया गया, पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और 1843 से ही संडे की छुट्टी भी तय हुई थी। संडे को जो छुट्टी होती है ना 1843 में, तो 1843 में क्या हुआ, दास प्रथा का अंत किया गया। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दास प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1843 में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1833। ठीक है, तो एक्ट अगर पूछ ले तो ये बताना है, सन पूछ ले तो ये बता देना है। आगे चलते हैं, विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह को हम लोग एक बार कायदे से मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे अलग से, लेकिन एक बार यहाँ देख लेना है। पहले बात तो विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वाधिक योगदान जो माना जाता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है कि ईश्वर के बारे में इनका कथन है कि मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे अच्छे कार्य बचे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था या किसका कथन है कि ईश्वर के बारे में मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अच्छे काम भी बचे हुए हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ठीक है, इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया गया। और 1856 में कौन था,
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। अब ध्यान देना यहीं पर, अगर हम लोग मनुस्मृति देखें, मनुस्मृति अगर आपने पढ़ा हो तो एंशिएंट में पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह मनुस्मृति में वर्जित माना गया है, मतलब गलत माना गया है, लेकिन एक्ट में ये लागू कर दिया गया विधवा पुनर्विवाह। कब? 1856 में। सिंपल याद रखना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। इस समय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, बस। किसने सर्वाधिक योगदान दिया है विधवा पुनर्विवाह में? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। अब फिर मैंने एक बताया था, क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गोविंद महादेव रनाडे, सॉरी महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे ने क्या किया था? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये शायद मैंने पिछले से पिछली क्लास में बताया था, एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये भी विधवा विवाह करवाना चाहते थे। और एक्ट कब लागू हुआ? 1856 में फाइनली रूप से। अब विधवा विवाह तो थी ही एक, बाल विवाह भी काफी कुप्रथा थी। बाल विवाह, तो बाल विवाह को रोकने के लिए भी प्रयास, बाल विवाह समस्या को रोकने के लिए वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया। ने प्रयास किया, ठीक। मतलब ये समझो कि बाल विवाह इतना ज्यादा था, 1860 में अगर लड़की 10 साल की हो गई तो विवाह हो जाता था, ठीक। तो हुआ ये, इसको रोकने के लिए क्या हुआ? इसको रोकने के लिए एक चीज हुई, एक्ट बनाए गए। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज सरकार ने काफी कुछ अच्छा काम भी किया है। अंग्रेज सरकार ने बाल विवाह रोकने हेतु 3 नियम बनाए। उन तीनों नियमों को देख लेना है आपको। क्या पूछेगा अंग्रेज सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम नहीं बनाया था? 3 बनाए थे, चौथा कोई दे देगा, सिंपल क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। कौन कौन से नियम थे देखो। पहला नियम मैं यहीं पर फटाफट से बता रहा हूं, ठीक है। पहला नियम है नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। दूसरा 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 है सम्मति आयु एक्ट, सम्मति आयु एक्ट 1891। तीसरा शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम बहुत पढ़ा होगा, 1929, शारदा अधिनियम 1929, ठीक है। ये 3 नियम बनाए थे विवाह को रोकने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके तहत आए थे, तो प्रयास किसने किया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट के लिए प्रयास किया था केशव चंद्र सेन ने। मैंने बताया था आपको। ब्रह्म विवाह एक्ट, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज जब पढ़ोगे आप तो देखोगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर सम्मति आयु एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? BL मालाबारी। पूछेगा कि बताओ सम्मति आयु एक्ट निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से आया था? तो BL मालाबारी, ठीक है। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट किसके प्रयासों से? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। ये 3 एक्ट बने थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें एज वगैरह नहीं पूछी जाती कितनी कर दी गई, ठीक। बस मतलब ये समझ लेना कि लड़कियों की आयु, इसमें फीमेल की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी और मेल की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। चलो आगे देखें। देखिए यहां तक तो हमारा काफी ज्यादातर चीजें समाप्त हो गई हैं, ठीक है। लास्ट में जो हमें बचा है पढ़ने के लिए वो है, इकट्ठे में एक्ट करा दूं आपको, जो एक्ट आए थे उस समय।
ठीक, तो अगर आएगा वहाँ से आ जाएगा चीज़ें। ठीक, ये लास्ट पेज अपना इस पूरे टॉपिक का। तो एक तरफ देखेंगे कौन कौन से विधि या कानून बने थे, एक तरफ देख लेंगे कब आया था, और एक तरफ दे देंगे उस समय जीजी कौन था। जीजी का मतलब गवर्नर जनरल है भाई साहब। ठीक है, तो पहला जो मैंने करवा दिया वो नहीं करवाएंगे, जो नहीं करवाया वो करवा देंगे। ठीक है, पहला है नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून ये कब आया था भैया? 1895 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन है? जॉन शोर। ठीक है। सती प्रथा मैं बता चुका हूं। बाल हत्या निरोधक कानून। ये नवजात कन्या है, खासकर फीमेल, और ये बाल हत्या है। बाल हत्या में कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब आया? बाल हत्या 1804 में। तो बाल हत्या किसके समय में आया? 1804 में। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। याद है? 1799 में सहायक संधि हुई थी। ठीक है। तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये मैं करवा चुका हूँ 1856 में, लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट करवा चुका हूँ, सम्मति आयुक्त करवा चुका हूँ, शारदा एक्ट, ये 3 एक्ट तो यही हो गए। ठीक है, करवा चुका हूँ। शारदा, हाँ ये लिख लो, हिंदू महिला संपत्ति कानून, ये कब आया था? 1937 में। सॉरी 1800 बोले, 1937 में। इस समय कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक, और एक दास प्रथा वो भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ प्रथाएं हमने इसमें करवा दी हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और यहाँ से ठीक है, जैसे सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, डिटेल में करवा दिया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, ये 3 एक्ट हो गए। ठीक है, और ये हो गए। तो ये तमाम एक्ट भी हो गए हैं, और ये चैप्टर भी इसी टाइप से समाप्त हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताना, समझ में आया कि नहीं। और इतना ही है, इतना आपको नॉर्मल बुक में भी इकट्ठे मिलेगा नहीं। ठीक, काफ़ी खोजना पड़ेगा, तो मैंने आपको एक जगह इकट्ठे दे दिया है मटेरियल। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अब हमारा यहाँ से समाप्त हो गया है। अब अगले टर्न पे हम लोग चलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और एक चीज़ मैं यहीं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिए, सुनिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैं अलग पेज बता रहा हूँ, इसको समझिएगा 2 मिनट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चलेगा, मैं इसको, देखिए अगर ये कायदे से मैं पढ़ाने पे आ गया, या कोई भी अगर कायदे से स्टोरी बेस में समझाएगा, तो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम लगेगा, केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इस पे शॉर्टेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। आपका काम क्या होगा, आप अपनी बुक से, आपने बुक ली होगी कोई, आपके पास आपके खुद की नोट्स भी होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो ठीक ठाक, आपके पास ये घटना चक्र होगी, घटना चक्र या PYQ कुछ भी। ठीक है, ये 3 सोर्स आपको पढ़ना है। अब बाकी मैं आपको पूरा स्टोरी टेलिंग से समझाऊंगा क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। ठीक है, बस इंडियन नेशनल मूवमेंट पे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। फिक्स है 8 से 9, आराम से फिक्स सही कर दोगे आप। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।